हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटाक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी सेकंड इनकम को यूज करते हुए $10,000 कमा सकते हैं। तो इसमें मेरी थोड़ी जर्नी है, कैसे मैंने अपनी प्राइमरी इनकम बनाई, कैसे मैंने अपनी सेकेंडरी इनकम बनाई और कैसे मैं $10,000 के फिगर पे पहुंचा। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। जैसे कि अक्सर लोग जानते ही हैं कि 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ लम्ब से बिजनेस पढ़ने के बाद, और 2 साल हो गए थे उस वक्त बज ऑन क्लब को चलते हुए, जो मेरा और समो का ऑनलाइन पाकिस्तान का पहला वेब सेलिंग प्लेटफॉर्म था। और उस पर हम महीने की मिलियंस में सेल कर रहे थे और पैसे की बारिश हो रही थी, एकदम रिमझिम। कोविड का टाइम था और धड़ाधड़ पैसे की बारिश हो रही थी। इन्फ्लुएंसिंग तो चल ही रही थी, फॉरेन के टूर भी लग रहे थे और लाखों की डीलें भी क्रैक हो रही थी। और हम दोनों ने मिलके एक कपड़े का ब्रांड भी तकरीबन शुरू करने के काफ़ी हम करीब आ गए थे। तो जो इनकम्स हैं वो मुख्तलिफ स्ट्रीम से आ रही थी और इनकम की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी मुझे आके एक कीड़े ने काटा जिसका नाम था सेकंड इनकम। अब ये जो सेकंड इनकम है ये आजकल सोशल मीडिया पे और आपके इंस्टा फेम की बेस है। यानी कि आप जिस भी बिजनेस इन्फ्लुएंसर को देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको यही बकवास कर रहा होगा कि भाई साहब आ जाओ, किसी भी गेम में आ जाओ और सेकंड इनकम बनाओ। तो मेरा उससे पहला सवाल तो ये है कि तुम सेकंड इनकम बनाने के बारे में इतनी रीलें डाल रहे हो, इतनी गाड़ियों की तस्वीरें डाल रहे हो, इतना टीटू टैरिये बन रहे हो, तो पहले ये बताओ कि तुम्हारी प्राइमरी इनकम है कि नहीं। पहले प्राइमरी इनकम की बात करते हैं, उसके बाद आएंगे सेकेंडरी इनकम पे। अब ये जो मुझे 2021 में आके कीड़े ने काटा जिसका नाम था सेकेंडरी इनकम, जिसकी बेस पे मैंने कई तजर्बात किए और उन तजर्बात से सीख के आपको बताने लगा हूँ। आज बैठ के अगर इसको एनालाइज करूं तो पता चलता है कि ये जो सेकंड इनकम का कीड़ा था उसकी असल में रूट कॉज क्या थी, यानी कि सेकंड इनकम क्यों होनी चाहिए के पीछे रीजनिंग क्या थी। तो वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम में से बहुत सारे लोगों की है और इसी वजह से हर बंदा सेकंड इनकम के पीछे भाग रहा है। अब वो जो रूट कॉज है वो ये है कि हमारे दिमागों में एक इनहेरेंट प्रिंसिपल चल रहा है या एक असूल चल रहा है जिसका नाम है कि तुम्हारे पास टाइम कम है। तो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है इसलिए यू वांट टू गेट रिच क्विकर, सो टाइम फैक्टर है असल में। क्योंकि टाइम कम है इसलिए इस कम टाइम में बहुत ज़्यादा करो ताकि जो अमारत तुम अचीव करना चाह रहे हो वो जल्दी आ जाए। अच्छा, जल्दी आ जाए तो फिर क्या हो ये किसी को नहीं पता, लेकिन बस अमारत के जल्दी आने की वजह ये है कि हमारे पास टाइम कम है। ये टाइम कम है का नैरेटिव कहाँ से बिल्ड हो रहा है, अब इस पे बात करते हैं। अगर ग्लोबल तौर पे बात करें तो दुनिया, एक आपकी इकोनॉमी होती है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि बोरोड इकोनॉमी होती है, जो कि जिसके केपीआईज ये होते हैं कि हमने फलानी हुकूमत से कितने पैसे उधार पे लेने। इसको छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं। सो पूरी दुनिया में जो ख़रीदो फरोख्त या जो ट्रेडिंग है उसके पीछे 3 कमोडिटीज़ हैं। सो कमोडिटी हर वो चीज़ जो पैसे से ख़रीदी जा सके या इक्वल वैल्यू रखती हो, एक्सचेंज की ताकत रखती हो, उसको कमोडिटी कहते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी चलती है 3 कमोडिटीज़ की बेस पर। नंबर 1 इज़ US डॉलर, जबकि वो एक करेंसी है, लेकिन उसके पीछे वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये चक्कर चला क्या है। सो एक US डॉलर है, दूसरा ऑयल है, क्रूड ऑयल, और तीसरा है गोल्ड। ये 3 वो कमोडिटीज़ हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को होल्ड किए हुए हैं। यानी कि अपेरेंटली स्पीकिंग इन 3 एसेट्स की वजह से मार्केट में पैसा इधर से उधर हो रहा है। ये दुनिया की इकोनॉमी है। अब सीन ये है कि गोल्ड भी एक फाइनाइट रिसोर्स है, ऑयल भी एक फाइनाइट रिसोर्सेज है, लेकिन डॉलर अब फाइनाइट नहीं रहा, लेकिन पहले वो भी फाइनाइट होता था। ये जो फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, कोई भी चीज़ से, बिटकॉइन है, बिटकॉइन की वैल्यू दुनिया में इसलिए है, मनी इज़ व्हाट मनी डज, क्योंकि वो एक स्कार्स अमाउंट में अवेलेबल है। एक्स नंबर ऑफ बिटकॉइंस अवेलेबल हैं, इसलिए उनकी वैल्यू है। अगर इन्फिनिट होते शिप की तरह तो फिर उनकी ये वैल्यू ना होती। क्योंकि ये स्कार्स रिसोर्स हैं इसलिए इनकी वैल्यू है, इसीलिए जिसके पास ये है उसके पास फ्लो ऑफ मनी है। ठीक है, इस प्रिंसिपल को समझ लें। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसने बहुत अच्छी ट्रेडिंग की है, तो उसका नतीजा ये होगा कि उसके पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगी। लेट सपोज कि वो कंट्री ये डिसाइड करती है कि हमने मजीद ट्रेडिंग नहीं करनी, हम 5 साल के लिए ट्रेड को बर्खास्त कर रहे हैं, तो वो जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ उनके पास हो गई है, वो क्योंकि फ्लो नहीं करेगी तो पूरी इकोनॉमी की लिक्विडिटी या फ्लूइडिटी बैठ जाएगी। इसलिए इसको फ्लो में रखने के लिए जो इसकी तीसरा पार्ट US डॉलर है,
जो कि पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को फ्लूइड रखता है, वो प्रिंट होने का जो राइट है वो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के पास है, जिसको आप एफईडी कहते हैं। सो फेडरल रिजर्व एक बॉडी है जो बैंक ऑफ अमेरिका के साथ ऑपरेट करती है और वक्त के साथ साथ नए नए नोट छापकर यूएस को उधार पे देती है। यानी कि यूएस एज अ कंट्री अपनी ही एक स्टेट बैंक तरह की बॉडी से पैसे कहते हैं जी हमें, हमारे पास फ्लूइडिटी खत्म हो रही है, हमें पैसे प्रिंट कर दो, तो वो यूएस गवर्नमेंट को लोन देते हैं। और वो लोन देने, अब ये तो कैसी अजीब बात है कि अगर फॉर एग्जांपल इतनी ही वो अनलिमिटेड रिसोर्स है तो फिर यूएस को डेट में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन टू योर सरप्राइज यूएस इज इन ट्रिलियंस ऑफ डेट फ्रॉम एफईडी। दैट इज बिकॉज कि यूएस ने अपने ऊपर, सो कॉन्स्टिट्यूशन या उनके सेनेट ने बैठ के अपने ऊपर एक डेट सीलिंग लगाई हुई है कि हम इतने दौरानिए में मैक्सिमम इतने पैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अब क्योंकि वो इतनी बड़ी पावर हैं और क्योंकि वो ये कंट्रोल कर सकते हैं, जब जब उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ मनी कम हो रही है, वो एफईडी से रिक्वेस्ट करके अपनी डेट सीलिंग बढ़वा लेते हैं, जो उन्होंने 2023 में भी किया। तो जब डेट सीलिंग बढ़वाते हैं, ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में आ जाती है, तो उनकी फ्लूइडिटी बरकरार रहती है, बाकी दो रिसोर्स फ्लूइड नहीं रहते। तो हम चले थे यहाँ से कि ये गेट रिच क्विक हमारे दिमाग में क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सूत्रों के मूत्रों के अनुसार ये जो ओवरऑल इकोनॉमी चल रही है ये डेट पे चल रही है। सो पूरी दुनिया का तकरीबन 95% पैसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो किसी कंप्यूटर पे लिखा हुआ कोई नंबर है कि हमने फलाने कंपनी को इतने पैसे लोन में दिए थे। देखिए ना, अगर नोट प्रिंट ही नहीं होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नोट एक्चुअली आए नहीं, वो इधर से इधर लोन पास हो गया, वहाँ से वहाँ खर्च हो गए। सो बहुत सारी करेंसी डिजिटलाइज्ड होने की वजह से 95% करेंसी पूरी दुनिया में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, इट जस्ट इज डिजिटल। सो तो सूत्रों के मूत्रों के अनुसार ये जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी की फ्लूइडिटी है ये क्योंकि डेट बेस्ड पर है, तो उनको लगता है कि ये कभी भी क्रैश हो सकती है। और ऐसा होता नहीं कि ये क्रैश नहीं होती। 83 में हुई, 99 में हुई, 2008 में हुई, 2020 में हुई, ये क्रैश करती है, बट वक्ती तौर पे क्रैश करती है, फिर इनको बेल आउट पैकेज मिल जाता है और ये उसमें से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये जो डर लोगों के दिमाग में 1932 के बाद से बैठने लग गया है कि इकोनॉमी कभी भी क्रैश हो सकती है, ये टिक टिकी इस थॉट प्रोसेस को जन्म देती है कि इससे पहले कि क्रैश हो जाए अमीर हो जाओ। सो एक फैक्टर तो ये है जो आपके टाइम के अंदर कमी करने का इल्यूजन पैदा कर रहा है। दैट्स फैक्ट नंबर 1। जो दूसरा फैक्टर इस बात को तकवीयत देता है कि हमारे पास टाइम कम क्यों है, वो है ग्लोबल टेक राइज। बेसिकली 93 में जब इंटरनेट लोगों के पास आने लग गया था तो बहुत, जिसको .com बबल की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी टेक कंपनीज जो हैं वो उभर रही थी और वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपने पैसे डबल ट्रिपल करने की ख्वाब रखते हैं, वो बगैर समझे कि इसकी क्या रेप्रोकशंस हैं, ये आगे दुनिया में कहाँ को जाएगी, अन्यवा पैसा फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो सिलिकॉन वैली में जिस चीज़ की हवा चले उसमें एकदम पैसा फ्लो करता है। अगर वो चीज़ पैन आउट कर जाए वो कंपनियां बनती नहीं तो वो कंपनियां बंद हो जाती हैं। जैसे आज से बिल्कुल 3 साल पहले आपने देखा होगा कि वीआर बहुत ज़्यादा हुई थी। फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया और वो ग्लासेस मिल रही हैं, अर्थ 2.0, हमने ज़मीन खरीद ली, वो दुनिया तो मेटा हो जाएगी वगैरह वगैरह। बेतहाशा वीसी इन्वेस्टमेंट इसमें फ्लो कर रही थी, बट इट डिड नॉट पैन आउट। सो बिकॉज इट डिड नॉट पैन आउट, वो जिन कंपनियों ने उनमें धड़ाधड़ इन्वेस्ट किया हुआ था वो बैठ गई। सो एक ट्रेंड बन गया है 85 के बाद से कि ये जो टेक का राइज है ना, इसकी वेव को किसी तरीके से राइड कर लिया जाए। होता क्या है कि आप मेरे जैसे जो आम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं, हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम क्या करते हैं, हमारे तक जब खबर आती है ना तो इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। सो जब 1985 में किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को नज़र आया ना कि यार ये इंटरनेट जड़ी चीज़ है ना उत्ते जाएगी, उन्होंने कहा यार इसमें पैसे लगाओ, किसी ने और पैसे लगाए, वो कोई और पैसे लगा रहा है, हम भी पैसे लगाएंगे। ये करते 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 जब 98 तक जाके आम आदमी को समझ आया नहीं इसमें पैसे लगाने, 98 में पैसे लगाए, 99 पैसे डूब गए। तो बेसिकली ये जो एक ट्रेंड तब भी चला था और अब भी चल रहा है कि कोविड के बाद से ना टेक डिपेंडेंसी बहुत हो गई है। कोडर बन जाओ, कोडिंग सीख लो, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, स्किल सेट सीख लो, ये सारी बकवासियात आप सुनते होंगे अपने इन्फ्लुएंसर से।
ये कर लो वो कर लो, तुम्हारा कुछ बनेगा। सो वीआर की चली, अभी एआई की चल रही है और एआई की चलते चली जा रही है। .io से डोमेन रजिस्टर पे रजिस्टर होती जा रही हैं और वीसी फंड भी इसमें अन्नेवाह फ्लो कर रहा है और लोग इस वक्त एआई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस वक्त के हालात हैं ये सिमिलर हैं वो ही 95 वाले हालात से। मुझे नहीं पता कि ये टेक बबल कब बस्ट होगा, बट ये जो गेट रिच क्विक है एक मेंटालिटी आज से 20-25 साल, क्योंकि ये नई चीज़ है, इसके लिए ह्यूमन एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को प्रिपेयर नहीं किया। तो इस चक्कर में कि इस वेव को किसी तरह राइड कर लिया जाए अन्य वाह इस टेक राइज के अंदर, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कोई बंदा इतना वेल्दी नहीं हुआ था जितना जेफ बीजोस कोविड में हुआ था कि यार अमेजोन कैसी चीज़ है कि 200 अरब डॉलर ही बन गए हैं। सो आप देखें कि पहले 10 बिलियनर को देखेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरर कम होंगे और आईटी के लोग ज़्यादा होंगे। तो ये जो ग्लोबली एक टेक की हवा चलती है हर 10-20-25 साल बाद, जब इनोवेशन एकदम क्रेजी होती है, हवा चलती है, तो लोग इस वेव को राइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक टेक बबल की सूरत हाल बन गई है, ये दूसरा फैक्टर है जो लोगों को चीख चीख के ये कह रहा है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, जितनी देर ये एग्जिस्ट कर रहा है इस पर झपट्टा मारो और ये सब कुछ छीन लो। तीसरा फैक्टर ये जिसने हमें पछतरी डाली हुई है वो है जी इनकम इनइक्वालिटी, और लेट अलोन द इल्यूजन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। अब सीन क्या है कि द मॉडर्न वर्ल्ड, द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन हैज़ गिवन राइज टू दिस weird form of matrix, this insta guru fame kind of aspirational value for the user. So आप वो वीडियो देखते होंगे, बच्चा आया ठीक है जी, आई गो टू चैट जीपीटी एवरी डे, देन आई फाइंड अ हॉरर स्टोरी, पुट ऑन टिकटॉक, आई मेड $200,000। ऐसे चमन झींगे आपने कभी रियल लाइफ में देखे? नहीं देखे होंगे, मैंने भी नहीं देखे। ये जो मेड मनी ओवरनाइट, नाउ आई एम रिटायरिंग, आई एम दिस, आई एम दैट। ओ भाई आप ये देखो कि 8 अरब की आबादी है, 8 अरब की आबादी में से आप कितने बिलियनर हैं? 100 बिलियनर हैं या 300 बिलियनर होंगे, बड़ी हद 300। आप डिवाइड करने निकाल रहे हैं तो 0 पॉइंट कितने शून्य के बाद जाके आपकी रेशियो बनेगी। सो ये बेसिकली दिस form of matrix that has formed, that has made everything very transactional, is actually there to make you a fool. वो आपको फुद्दू बनाने के लिए ही वहां पर है। ये जो इंस्टा फेम गुरु शिट है ना, that's all because so that people like you and me, the people who are organically working towards a goal, quit that. Listen to me. So they quit that and then they defocus from what they are doing in the search of the second income, the passive income, because they probably think that they have less money because they have seen an Insta guru making money quickly. So that develops a value कि इसने जल्दी किया तो हम भी जल्दी करें, that defocusing. So stay with me. So defocus from the primary thing and then unplug themselves into this second thing. Let it be crypto, let it be forex, let it be AI, let it be SaaS, whatever the so this just defocus, disengage, and then enter their Insta guru thing. Now when you go there, यहां से आगे एक मल्टी मार्केटिंग लेवल की स्कीम है जिसके आप और मैं चेस के पॉन्स होते हैं ना, प्यादे, वो हैं। So what we end up doing is they have made that fame not because they are hardworking, not because they have made something out of themselves, not because they know how to do it, but they know how to fool you. So डेली व्लॉगर को हम बुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ करता नहीं है, वो कुछ ना करने के बारे में व्लॉगिंग करता है। सो सिमिलरली ये जो इंस्टा गुरुज हैं वो क्विकली काम करने का झांसा आपको दे के आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम में डालते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम $1, देन इट गोज टू $5, देन टू $10, और जितनी मैथ्स पे खेलते हैं तो जितनी छोटी टिकट साइज होती है बट होती बहुत मैसेज में, दैट मेक्स देम अ लॉट ऑफ मनी, विच मेक्स देम enabled enough to show you a Rolls Royce or a Lamborghini or a whatever, the Spider, so that more people enter this marketing scheme। और आप मैं आंखों में पट्टी बांध के घोड़ों की तरह इस मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम में घुसते चले जाते हैं। लेट अलोन आप क्रिप्टो की बात करें तो आपको सबसे पहले लोग कहते हैं सिर्फ स्पॉट करनी है, आप स्पॉट करते हैं 1 साल की होल्डिंग, 2 साल की होल्डिंग, उसके बाद आप कहते हैं यार पैसे तो काफ़ी बन गए ने, मैं तो ओरिजिनल पैसे कढ़ांगा,
कट के आप कहते हैं यार 100 तो ही फ्यूचर से करिए। सो आप फ्यूचर की ट्रेड लगाते हैं और पहले 2 दिन आपके पैसे बनते हैं, बट फिर एक ट्रेड आती है जो आपको सब कुछ वॉश आउट करके चली जाती है। सो वो एक्सचेंज फुद्दू तो नहीं है ना, वो इस बात को समझते हैं कि लोग कहाँ पे आके लोगों की कहाँ पे, जिसको लिक्विडिटी वॉश कहते हैं या वो क्या कहते हैं उसको, बुल ट्रैप या इन सब चीज़ों का पता होता है उनको। दे हैव द डेटा टू मैप के लोग कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो वो 5-5, 10-10 डॉलर, $1,000 करके आपका सब कुछ लेके जा सकते हैं, बिकॉज यू योर सेल्फ हैव एंटर्ड इन टू दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम दैट यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ। सो मैंने आपको ये 4 फैक्टर्स बताए कि क्यों दुनिया में आवाज़ लगी हुई है कि टाइम कम है, और टाइम क्योंकि कम है तो इसलिए अमीर होना है तो जल्दी से अमीर हो जाओ, वरना ये टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि, एज इन डोंट टेक इट पर्सनली, बट मैं बिजनेस कंसल्टेंसी करता हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं और मेरे पास कई ऐसे बच्चे आए हैं जो सॉफ्टवेयर का अच्छा काम कर रहे हैं, अपवर्क पे, फाइवर पे सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट अ सेकंड इनकम। तो जब तीसरी चौथी बारी हुई ना, तो एक इतना फुद्दू था, वो कहता है कि जनाब मैं सॉफ्टवेयर करके पैसे बनाता हूँ, उसके बाद हमने सैलरियाँ तो महीने बाद ही देनी होती हैं, तो ये मेरा छोटा भाई है, उतनी देर क्रिप्टो करके उन पैसों को डबल कर लेता है। मैंने कहा जिस दिन ये तेरे सारी सैलरियाँ लिक्विडेट कर देगा ना, उस दिन आ जाइए मेरे पास। तो ये उसका मतलब प्लान था, ये उसका बिजनेस प्लान में प्लग्ड बात थी, और उसको पेंट करने के लिए क्या हम 30% तो चैरिटी करते हैं। भाई ना करो तुम 30% चैरिटी, लेकिन ये हरकत भी ना करो, ये सुसाइड है बिजनेस के साथ। एनीवेज, तो वो मैंने उसको ये कहा कि यार तुम सेकेंडरी इनकम की इतनी बात कर रहे हो, तुम प्राइमरी इनकम में क्या तोड़ रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ ना। जब तक तुम प्राइमरी इनकम में $10-15 हज़ार पर मंथ नहीं ना करने लग जाओगे, तब तक सेकेंडरी इनकम के बारे में मुझसे बात ना करना। यानी कि वह जो प्राइमरी इनकम बनी नहीं है लेकिन सेकेंडरी इनकम होनी चाहिए। अच्छा, ये कितनी फुद्दू बात है कि ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हमें जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 45,000 रुपए की, और बॉस देता है गालियां। CD70 उनके पास है, एक टापा टूटा हुआ है, दूसरे टापे में टूल किट है नहीं, किक वेल्ड कराई हुई है क्योंकि कसाने का टाइम नहीं था, और जनाबे अली 70 रिजर्व पे, लेकिन उनको सेकंड इनकम चाहिए। ओ भाई तुम प्राइमरी में मेहनत कर लो, कोई स्किल सीख के उधर प्रमोट हो जाओ, पहले प्राइमरी तो सेट करो यार। तुम्हें पहले सेकेंडरी की पड़ गई है कि यार मैं असल ये तो मैं कर रहा हूँ ना सर, ये तो मेरा चलता रहे, लेकिन असल में ना मैं मेरे $200 मेरे फलानी चीज़ से भी आए, तो इसका बताएं कुछ। ओ भाई प्राइमरी, मेक द प्राइमरी इनकम सो गुड दैट यू डोंट नीड अ सेकेंडरी इनकम। आपको ये जो बड़े बड़े CEOs मिलते हैं, आपका क्या ख्याल है, ये रिटायर होने के बाद सेकेंडरी इनकम कर रहे होते हैं, ये प्राइमरी इनकम से पैसे कमा रहे होते हैं। मेरे और सलमान भाई का आप पॉडकास्ट भी देख सकते हैं इसको समझने के लिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम की बकवास से इससे निकलें, फोकस करें अपने गोल पे। अपना गोल के नीचे माइलस्टोन, विजन, मिशन क्या होता है, बिजनेस कंसल्टेंसी वाले को बड़ा बेहतरीन पता है, जो मेरे डिस्कॉर्ड में है इधर उधर, उन सबको पता है। तो अपना गोल सेट करें, अपने गोल के नीचे माइलस्टोन्स बनाएं, मेक अ पेपर, मेक अ बिजनेस प्लान एंड वर्क टुवर्ड्स योर प्राइमरी इनकम। दिस सेकेंडरी इनकम शिट इज बुलशिट। ठीक है जी। तो बात हमने कहाँ से शुरू की थी कि हाउ आई मेड $10,000 आउट ऑफ माई सेकेंडरी इनकम। सो मैंने प्राइमरी इनकम में $10,000, तो क्या पहले 3 महीने में ही $10,000 x 3, 4, 5x पता नहीं कितने किए थे अपने ई-कॉमर्स के बिज़नेस से, और उसके बाद अपनी ये व्लॉगिंग के बिज़नेस से, और क्या कुछ। लेकिन जो सेकेंडरी इनकम है उससे मैंने $10,000 कमाए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब मैंने आपको शुरू में हुक दे दिया तो आपने कहा $10,000 वाली बात तो एंड पे बताएगा, कि मैंने कमाए तो $10,000, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैंने गंवाए कितने। मैंने गंवाए $20,000। तो नेट इनकम मैंने की -$10,000, और वो मैंने कैसे की वो तो मैं नहीं बताऊंगा। आमिर भाई वाली बात हो गई कि मैं सब कुछ बताता हूँ लेकिन मैं सब कुछ नहीं बताता, एक जिम के कोच ने कहा था। तो ये जो सेकेंडरी इनकम की बकवास से इससे निकलें, अपने गोल पे फोकस करें, और अगर आपका कोई क्रिटिकल सवाल हो या आपका कोई मसला हो तो आप मेरे पास बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए आ सकते हैं। दैट्स ऑब्वियसली पेड एंड माय टीम डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, सो डू नॉट आस्क फॉर देम। नीचे उसकी लिंक दी हुई है। आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अपने कमेंट यूट्यूब पे दे सकते हैं। वॉकी टॉकी वाले व्यूज़ नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं कम से कम 30 वीडियोज़ बनाऊँगा, 30 से 40 वीडियोज़, उसके बाद देखूंगा कि ये बात किधर को जा रही है। तो ये थी जी आज की वीडियो कि कैसे मैंने अपनी सेकेंडरी इनकम से $10,000 कमाए, और ये राज भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सारा कुछ नहीं बताया। सो दिस वॉज योर जरनामा,
the one and only business based podcast of Pakistan, powered by Advantage. This is your boy AZ, over and out.